पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त टीएमसी एक गंभीर संकट से गुजर रही है। पार्टी के भीतर ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। 3 जून को ममता बनर्जी को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे, जिसने पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। पहला झटका तब लगा जब ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई और अब ममता बनर्जी की टीएमसी में टूट हो गई है। ये गुट के पास 60 बागी विधायकों का समर्थन है, जबकि ममता के पास महज 20 विधायक ही बचे हैं। दूसरा बड़ा झटका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा, जब ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ममता बनर्जी की भतीजी और टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी को समन जारी कर दिया। इसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी के बेहद करीबी और भरोसेमंद सिपल सलार फिराद हकीम ने दिया। उन्होंने कोलकाता के मेयर पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब धीरे धीरे ममता बनर्जी से किनारा करने लगे हैं। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि 3 दशकों तक बंगाल की राजनीति में शासन करने वाली पार्टी का वजूद अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टीएमसी का गठन हुआ, किन संघर्षों को पार कर पार्टी बंगाल की सत्ता में आई और आखिर आज ऐसे क्या हालात बन गए कि पार्टी को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना और मेरा नाम है श्रेया रतन। बंगाल में जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से सींचकर खड़ा किया था, आज वही तृणमूल कांग्रेस आंतरिक कलह की वजह से बढ़ चुकी है। बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होते ही टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है और पार्टी से जुड़े नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इस बगावत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 3 जून को टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 विधायक पार्टी से निष्कासित हुए ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया और विधानसभा स्पीकर रथिंद्र नाथ बोस ने भी इसे मंजूरी दी थी। इस बड़े झटके के बाद अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि 3 दशकों तक बंगाल की सियासत पर राज करने वाली इस पार्टी का वजूद अब खत्म होने जा रहा है। लेकिन ममता की पार्टी में आए इस संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा टीएमसी के इतिहास को जानना होगा, जिसने कभी बंगाल की किस्मत बदल दी थी। कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का बनना इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पश्चिम बंगाल की 30 साल पुरानी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1998 को हुई थी, जब ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस आलाकमान से बगावत कर अपनी नई पार्टी की नींव रखी थी। कहा जाता है कि ममता बनर्जी बंगाल में वामपंथी मोर्चे के खिलाफ कांग्रेस के नरम रुख से बेहद नाराज थी। इसी वजह से उन्होंने आम लोगों और कार्यकर्ताओं के हक के लिए जमीनी स्तर की राजनीति करने का फैसला किया और पार्टी का नाम रखा तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बंगाल में तृणमूल का मतलब ही होता है जमीन से जुड़ा हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में ममता की बनाई हुई पार्टी को कई बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़े। साल 1958 में ही चुनाव आयोग से पार्टी को आधिकारिक मान्यता मिली और जोड़ा घासफुल को इसका चुनाव चिन्ह बनाया गया। इसी साल पार्टी ने पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। बहरहाल 1999 में ममता की टीएमसी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। इस दौर में टीएमसी और बीजेपी का एक साथ चुनाव लड़ते थे और एक दूसरे के सहयोगी माने जाते थे। यह गठबंधन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के खिलाफ एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरा था। 1999 में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी, तब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक करियर का बड़ा मोड़ था। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई फैसले लिए और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान मजबूत की। हालांकि उनके कार्यकर्ता में कुछ फैसलों और राजनीतिक मतभेदों को लेकर एनडीए के भीतर असंतोष भी बढ़ने लगे। इसके अतिरिक्त कई नीतिगत मुद्दों पर असहमति, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अलग रणनीति और गठबंधन की प्राथमिकताओं को लेकर दोनों के बीच टकराव होने लगे। इन कारणों से साल 2001 के आसपास उन्होंने एनडीए से दूरी बना ली थी। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए वे फिर से एनडीए में लौट आए, लेकिन यह संबंध पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था।
फ्रंटलाइन मैगजीन के मुताबिक साल 2004 के लोकसभा और 2006 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद ये कयास लगने लगे कि पार्टी का वजूद अब खत्म होने के कगार पर है। ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी थी, क्योंकि टीएमसी का प्रदर्शन कमजोर रहा था उस वक्त। इस चुनाव में टीएमसी को सिर्फ 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। उस वक्त सीपीआईएम की लीडरशिप वाला लेफ्ट मोर्चा मजबूत स्थिति में था और सरकार बनाने में कामयाब रहा था। हालांकि पार्टी ने 2001 में विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ा था, जिसमें टीएमसी ने महज 60 सीटें जीती थी। उस वक्त टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन लेफ्ट की राज्य में मजबूत पकड़ थी और इस वजह से टीएमसी सत्ता से दूर रही थी। बहरहाल, साल 2006 और 2007 के बीच बंगाल में हुए सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि अधिग्रहण आंदोलन ने टीएमसी के इतिहास की पूरी पटकथा को बदल कर रख दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा की नैनो फैक्ट्री और केमिकल हब के खिलाफ किसानों की जमीन बचाने के लिए ममता बनर्जी ने यहां 26 दिनों की भूख हड़ताल और सड़क पर संघर्ष किया। 2 जनवरी 2007 को ही सीपीएम समर्थकों और प्रदर्शनकारियों और टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसा हुई और इस दौरान 6 लोग मारे गए थे। और इसी किसान आंदोलन ने ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को गरीबों और किसानों का मसीहा बना दिया। और ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों और जन समर्थन के चलते ही 184 सीटों पर विजय पाकर इतिहास रचते हुए 2011 के चुनाव में 34 साल पुराने लेफ्ट सरकार को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंका था। ममता पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और लगातार 2016 से 2021 तक ममता की पार्टी चुनाव जीतती आई। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती। हालांकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में पार्टी को बड़ा झटका लगा था, जब बीजेपी ने 18 सीटें जीती। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 294 सीटों में महज 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन इसमें भी ममता के अपने विधायक दो फाड़ में बट गए। लेकिन यह पहली दफा नहीं है जब पार्टी का साथ नेताओं ने छोड़ा हो। बता दें कि मुकुल रॉय, जो ममता और पार्टी के सबसे रणनीतिकार माने जाते थे और कद्दावर नेता थे, उन्होंने 2017 में टीएमसी को अलविदा कहा। शुवेंदु अधिकारी, जो वर्तमान में बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2021 के चुनाव से पहले ही ममता का साथ छोड़ दिया। शुवेंदु ममता के सबसे करीबी और पार्टी के कद्दावर नेता में से एक थे। दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने 2021 में पार्टी छोड़ी, शोभन चटर्जी, राजीव बनर्जी, तापस रॉय, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ दी, इन्होंने भी पार्टी की आंतरिक कलह के चलते ही ममता का साथ छोड़ा। यूं देखा जाए तो टीएमसी के जितने भी नेता पार्टी से बगावत कर दूसरे दल में गए, वो 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ी और अब हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग रही है। वहीं इस बगावत के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। पहला सवाल तो यह कि विधानसभा के भीतर अब असली दल कौन सा होगा, क्योंकि बागी विधायकों ने रीतब्रत बैनर्जी को अपना नेता चुन लिया। और दूसरा यह कि अब पार्टी पर असली कंट्रोल किसका होगा और ममता बनर्जी इन बागियों के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। इस पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विधानसभा स्पीकर सिर्फ सदन के अंदर विधायक दल के नेता या विप को मान्यता दे सकते हैं, लेकिन पूरी राजनीतिक पार्टी का फैसला लेने का हक उनके पास नहीं होता। यह काम सिर्फ चुनाव आयोग या कोठी कर सकता है। जहां तक पार्टी के नियंत्रण की बात है, तो जब तक चुनाव आयोग कोई दूसरा फैसला नहीं सुनाता, तब तक ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगी और कमान उन्हीं के हाथ में रहेंगी। वैसे भी बागी विधायकों ने भी फिलहाल ममता बनर्जी को ही अपना अध्यक्ष माना है। रही बात एक्शन की, तो ममता बनर्जी इन बागी विधायकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। साथ ही वो स्पीकर के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दे सकती है। लेकिन अगर बात असली टीएमसी तक पहुंची कि असली बनाम नकली, तो यह पूरा मामला चुनाव आयोग की दहलीज पर चला जाएगा, जहां पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई छिड़ सकती है। बहरहाल, तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो पार्टी कभी किसान आंदोलन से निकलकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची थी, आज वही पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी जद्दोजहद में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यार नाउ। मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या।
बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,